नमस्कार। राजनीति को समझने समझाने की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषण में जातियों की चर्चा पर अक्सर लोग नाक भौं सिकोड़ा करते हैं, मगर ऐसा वही लोग करते हैं जिन्हें पता नहीं है कि जाति कितनी बड़ी सच्चाई है और राजनीति को किस हद तक संचालित नियंत्रित करती है। आज की कड़ी में हम भारतीय राजनीति में जातियों की भूमिका और महत्व पर बात करके इसे और भी अच्छी तरह से समझने जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे जी। अभय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है, क्योंकि आम लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है और अक्सर आपसे भी सवाल करते होंगे कि मीडिया के विमर्श में जाति पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, जाति का विश्लेषण किया जाता है, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि जब हम राजनीति का विश्लेषण करते हैं, चुनाव का विश्लेषण करते हैं, तो हम जाति पर इतनी बात क्यों करते हैं? क्या जाति इतनी महत्वपूर्ण है भारतीय राजनीति में? देखिए, मैं तो आपके सवाल के जवाब में कुछ ऐसी बातें कहूंगा जिन्हें आप बहुत बार सुन चुके हैं और आप भी उन बातों को कई बार बोल चुके होंगे। देखिए, जाति भारतीय समाज की एक बुनियादी इकाई है। हमें पसंद हो या ना पसंद हो, ये एक हकीकत है कि सैकड़ों हजारों साल से ये भारतीय समाज की एक बुनियादी इकाई है। इसके रूप में तरह तरह के परिवर्तन होते रहे हैं। आधुनिकता के, सेकुलरीकरण के और दूसरे दबावों में भी इसके रूप में परिवर्तन हुए हैं और खासतौर से लोकतांत्रिक राजनीति ने भी इसको जाति को काफी बदला है। और इसलिए जब हम राजनीति की चर्चा करेंगे तो हमें जाति के ऊपर चर्चा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जाति के जरिए ही राजनीतिक गोलबंदी होती है। भाई, कोई पार्टी अपने पक्ष में समर्थन जुटाती कैसे है? वो पार्टी समाज का समर्थन जुटाएगी तो समाज तक वो पहुंचेगी कैसे? समाज तक पहुंचती है वो जाति के जरिए, और जब वो जाति के जरिए नहीं पहुंच पाती है समाज तक है, तब वो दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करके जाति को ही संबोधित करती है। कुछ देश में ऐसी पार्टी भी हो सकती है जिसकी शुरुआती पूंजी कोई एक जाति ना हो। ऐसी बहुत सी पार्टियां देश में हैं जिनकी शुरुआती पूंजी, जैसे कि मैं कहता हूं कि कांग्रेस की कोई शुरुआती पूंजी एक जाति नहीं थी कोई, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस विभिन्न जातियों को संबोधित करती थी, उनका समर्थन जीतने की कोशिश करती थी, उनके बीच में एक आपसी सामंजस्य करके एक अघोषित मोर्चा बनाती थी कांग्रेस, और उस मोर्चे के जरिए वो एक बड़ा बहुमत प्राप्त करती थी। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जाति की बात करने में लोग इतने बिदकते क्यों हैं। इसका शायद एक कारण हो सकता है कि जो एक पश्चिम द्वारा प्रेरित एक वामपंथी विमर्श है, और जिसके प्रभाव में हमारे बहुत सारे श्रद्धेय और सम्मानित नेता भी रहे हैं, वो विमर्श ये मान के चलता है कि अगर जातियां नष्ट हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी जातियां, तो इससे भारत का बहुत उद्धार होगा और भारतीय समाज जो है वो जाति भेद भूलकर एक समता मूलक समाज में तब्दील हो जाएगा। तो हम लोग पूछ सकते हैं कि जिन देशों में जातियां नहीं हैं, यूरोप के देशों में तो इस तरीके से जातियां नहीं हैं, तो क्या वहां समता मूलक समाज बन गया है? क्या वहां पर समाज में बराबरी खत्म हो गई है? अब लोग दूसरा तर्क इसका ही देते हैं कि अगर जातियां खत्म हो जाएंगी तो जो जन्मना विषमताएं हैं, जन्म आधारित विषमताएं हैं, वे समाप्त हो जाएंगी। दूसरी तरह की विषमताएं बनी रहेंगी, वर्ग आधारित विषमताएं बनी रहेंगी या और दूसरी विषमताएं बनी रह सकती हैं, लेकिन जन्मना विषमताएं समाप्त हो जाएंगी। तो उसके जवाब में मेरा कहना यह है कि उन विषमताओं के खत्म होने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जातियों का रूप बहुत बड़े पैमाने पर, जातियों के अंदर भी तो विषमताएं हैं। जिन विषमताओं की तरफ आप पश्चिम के देशों में इशारा कर रहे हैं कि जहां जातियां नहीं है लेकिन फिर भी विषमताएं हैं, वो विषमताएं एक जाति के भीतर मौजूद हैं। एक जाति के भीतर वर्ग आधारित विषमताएं मौजूद हैं। कहने का मतलब यह है कि जाति एक तरह की हायरार्की है, एक तरह का पदानुक्रम है, और उस वो पदानुक्रम किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। वो हमारे परिवार में मौजूद रहता है, हमारे मित्रों के बीच मौजूद रहता है, हमारे दफ्तर में मौजूद रहता है, हमारी रिश्तेदारियों में मौजूद रहता है, मियाँ बीवी के रिश्ते में मौजूद रहता है, और समाज में, सरकार में और दूसरी तमाम जगहों पे वो पदानुक्रम मौजूद रहता है। असली कोशिश ये होनी चाहिए कि उस पदानुक्रम को हम लोग उत्तरोत्तर कैसे सौम्य और लोकतांत्रिक बना पाए।
अगर हम उसको 100 में बना पाते हैं तो जातियों के बने रहने में कोई आपत्ति। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी मशहूर किताब है पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसके पहला वाक्य है उसका, उस किताब का पहला वाक्य है, उस पहले वाक्य में उन्होंने लिखा है कि एक पारंपरिक समाज में राजनीतिकरण की प्रक्रिया उसे उसके आधुनिकीकरण की तरफ ले जाती है। और उस पूरी किताब में ये व्याख्या की गई है कि किस तरह लोकतांत्रिक राजनीति के दायरे में आने के बाद में जातियों का जो एक दूसरे से अलगाव था, वो अलगाव टूटा है और जातियां बहुत ज्यादा बदल गई हैं। लोग जातियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, पहले जुड़ती ही नहीं थी जातियों के बीच में संपर्क ही नहीं था, लेकिन अब हर जाति को पता है अगर उसे सत्ता चाहिए, सत्ता में भागीदारी चाहिए, तो उसे दूसरी जातियों को अपने साथ लाना होगा। यानी जातियों का जो पुराना रूप है वो नहीं रह गया है। इसलिए राजनीति में हम जातियों की चर्चा करते हैं तो उस पर हमें नाक मुंह सिकुड़ना बंद कर देना चाहिए। हमें देखना ही चाहिए कि जातियां किस तरीके से परिवर्तित हो रही हैं, और ये जो मुगालता है कि जातियां लुप्त हो जाएंगी, डायनासोर्स की तरह लुप्त हो जाएंगी और हम एक जाति विहीन समाज में रह पाएंगे, ये किताबी परिकल्पना है, इसका वास्तविक जीवन में कोई महत्व नहीं है। जी, आपत्ति करने वालों में वो वर्ग भी है जिसे लगता है कि जातियों की बात करने से उनकी जो राजनीति है या उनके जो विचार और एजेंडे हैं वो पीछे रह जाते हैं। मतलब जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं वो भी बोलते हैं कि जाति की बात मत करो, क्योंकि जाति की बात आने से हिंदुत्व की जो राजनीति वो बंटने लगती है। जैसा अभी आपने वामपंथियों के लिए किया, उनको लगता है कि आर्थिक एजेंडा आगे होना चाहिए, और जब जातियों की बात होगी तो आर्थिक एजेंडा पीछे चला जाता है। तो आपको लगता है कि ये एक खास तरह का सोच है जो इस तरह के विमर्श को पीछे रखना चाहता है? मोटे तौर पे आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन दोनों रवैयों में फर्क है। जैसे कि जो वामपंथी हैं, चाहे वो बहुत ज्यादा लाल वामपंथी हो या कम लाल वामपंथी हो, वो लोग जाति को तोड़ने और नष्ट करने के आंदोलन चलाने के पूरे परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं। उनकी भाषा शैली, आपकी तस्वीर कुछ वैसी हो गई है, आड़ी हो गई है मुकेश जी सर, शायद उनका नेटवर्क कुछ डिस्कनेक्ट हो गया, वो भी आ जाएंगे और जो सॉरी, वो बीच में शायद संपर्क टूट गया था। हाँ, वो हम एडिट कर, एक मिनट जी, एडिट कर लेंगे हम, आप कंटिन्यू करें। हाँ, मैं कहना ही चाहता हूं कि वामपंथियों का जो रवैया है, चाहे वो बहुत ज्यादा लाल वामपंथी हो या कम लाल वामपंथी हो, और दक्षिणपंथियों का जो रवैया है, उन दोनों रवैयों में एक बुनियादी फर्क है। वामपंथी जाति तोड़ो और नष्ट करो का आंदोलन चलाने और उसका दबाव पैदा करने और उस तरह की राजनीति करने के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं। दक्षिणपंथी भी मानते हैं कि जाति उनके मंसूबों में बाधक है, लेकिन वो जाति को खत्म करने की कोई मुहिम चलाने के पक्ष में नहीं है। मैंने अपनी पुस्तक में, जिसकी चर्चा कल आपके सत्यहिंदी.com पर ही हुई थी, उसमें पुस्तक में भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति की संस्था के साथ में कोई छेड़छाड़ करने या कोई अंबेडकरवादी या सावरकरवादी आंदोलन चलाने के पक्ष में नहीं है। वो ये मानता है कि हम राजनीतिक जीवन में और सांस्कृतिक जीवन में कुछ ऐसे क्षणों और जगहों को खोज लें जहां जाति का हस्तक्षेप न हो, उतना ही काफी है। इसलिए शाखा जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा एक ऐसी जगह है जहां पर लोग आते हैं तो अपनी जाति को बाहर रख के आते हैं, 1-1.5 घंटे शाखा में खेलते कूदते हैं, विचार विमर्श करते हैं, गीत गाना गाते हैं, प्रार्थना गाते हैं, और बाहर निकलकर फिर जाति आधारित समाज के अंदर चले जाते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस तरीके से उस पूरी व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है। तो दोनों में बहुत बुनियादी फर्क है इस बात में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक मानता है कि हिंदू एकता बन जाएगी तो फिर उसको धीरे धीरे अपने जाति से अपने आप निपट लेगी, बजाय इसके कि पहले जातियों से निपट लिया जाए फिर हिंदू एकता बनाई जाए। वो ये मानता है कि पहले हिंदू एकता बना ली जाए, राजनीतिक एकता बना ली जाए, और राजनीतिक एकता अपने आप ही जातियों का और जातियों के प्रभाव का और उनकी जो सीमाएं हैं उनका शमन कर देगा। जी, तो अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि भारतीय राजनीति में जातियों का खेल किस तरह से होता है। पहले अपर कास्ट का वर्चस्व था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डेमोक्रेटाइजेशन हुई सोसाइटी का, थोड़ा सा निचले तबके भी ऊपर आने लगे, उनका भी महत्व बढ़ने लगा। राजनीतिक दलों ने अपनी जो जातीय गोलबंदी है उसको दूसरे तरह से करना शुरू कर दिया।
मंडल के फेज के बाद फिर कुछ और देखने को मिलता है। आप बेहतर जानते हैं, आप इसको बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं। देखिए, पूरा मसला क्या है? पूरा मसला यह है कि हम राजनीतिक गोलबंदी के जरिए चुनावी बहुमत कैसे प्राप्त करें। हम सब लोग जानते हैं कि 100 लोग अगर 100 मतदाता हैं तो पूरे 100 मतदाता वोट नहीं डालते, पूरे 100 मतदाता वोट नहीं डालते। वो उनमें से 60 या 70 लोग ही वोट डालते हैं। उन 60-70 लोगों का भी पूरा वोट एक पार्टी को नहीं मिलता है। ये भारतीय चुनाव के स्थापित तथ्य हैं। उसमें अगर उन 60-70 वोटों में से अगर 30-40 वोट किसी एक पार्टी को मिल जाए तो ये माना जाता है कि ये बिरादरी या ये जातिगत समुदाय जो है उस पार्टी का वोटर है। तो इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी वोटिंग जो राशि है, मतदान राशि है, उससे पार्टियों को काम चलाना पड़ता है। इसलिए उन्हें दूसरी जाति उस मतदान राशि में दूसरी मतदान राशियां जोड़नी पड़ती हैं लगातार। तो हमेशा ही हर पार्टी एक सामाजिक, जातिगत और सामुदायिक गठजोड़ की तलाश में रहती है। कांग्रेस ने इस गठजोड़ को बड़ी खूबी के साथ 1952 के चुनाव में तो उससे किसी गठजोड़ की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा इतनी अच्छी थी, हिंदुस्तान आजाद हुआ था, सब लोगों, कांग्रेस के अलावा लोगों के सामने कोई विकल्प ही नहीं था, उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया। जब कांग्रेस ने 5 साल शासन कर लिया तो 1957 में उसने बहुत ध्यानपूर्वक जातियों का ये गणित लागू किया। और उस जमाने में जो पढ़े लिखे मध्यवर्गीय और ऊंची जाति के लोग होते थे, उन्हीं का जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर दबदबा था। तो उन लोगों के नेतृत्व में दूसरी जातियों को गोलबंद करने की युक्तियां खोजी गई। तो 57 के चुनाव में आप देखते हैं कि पिछड़ों ने भी कांग्रेस को वोट दिया, जो आज जिनको हम दलित कहते हैं, तब हरिजन कहते थे, उन्होंने भी कांग्रेस को वोट दिया। मुसलमान लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे तो कांग्रेस के अलावा उन्हें कहीं कोई सुरक्षा का आश्वासन नहीं था, तो वो भी कांग्रेस के साथ चले गए। तो 57 का चुनाव भी कांग्रेस ने बहुत ही भव्यता के साथ जीत लिया। लेकिन धीरे धीरे करके कांग्रेस का ये जो जाति का गणित था, दूसरी पार्टियों ने भी सीखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ये जाति का ये गणित सीखा, तो फिर धीरे धीरे करके कांग्रेस से विभिन्न जातियों के वोट जो है वो टूटने शुरू हुए। तो सारी पार्टियां ये जो गणन शास्त्र है संख्याओं का, इसके जरिए अपनी राजनीति चलाती हैं। इसमें इस हर गठजोड़ के ऊपर किसी एक जाति का वर्चस्व, बहुमत होता है, घोषित या अघोषित। जैसे समाजवादी पार्टी जो गठजोड़ बनाती है उस पर यादवों का सिक्का चलता है। बहुजन समाज पार्टी जो गठजोड़ बनाती है उसमें जाटों का सिक्का चलता है। भारतीय जनता पार्टी पहले जब गठजोड़ बनाती थी, या जनसंघ जब पहले गठजोड़ बनाता था, तो उसमें ऊंची जातियों का सिक्का चलता था, लेकिन धीरे धीरे वो सिक्का थोड़ा सा मिश्रित हुआ है। अभी भी ऊंची जातियों का दबदबा वहां है, लेकिन वहां पिछड़ी जातियों ने भी उसमें हिस्सा बटाना बहुत मजबूती के साथ शुरू कर दिया है। यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टियां जो कि वैज्ञानिक समाजवाद में विश्वास करती हैं और किसी किस्म की जाति की चर्चा करने से भी परहेज करती हैं, अगर आप केरल में और पश्चिम बंगाल में उनकी राजनीति और त्रिपुरा में उनकी राजनीति को देखें तो आप पाएंगे वो भी बड़ी चतुराई से जातियों की गणना और जातियों के समीकरण बनाती हैं। जी, तो अब अपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया ही है। उत्तर प्रदेश को अगर हम एक मॉडल की तरह देखना चाहें, उसके जरिए जाति के समीकरणों को समझना चाहें, जाति की राजनीति को समझना चाहें, तो किस तरह से देखें? ये गोलबंदी हर पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस भी कोशिश कर रही कि अपर कास्ट के कुछ वोट है उनके पास आ जाएं। ये पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है? इसका एजेंडा क्या होता है? इसके मुद्दे क्या होते हैं और कौन से फैक्टर काम करते हैं? भाई, पहली बात तो यह है कि हर पार्टी के पास में एक स्टार्टिंग कैपिटल होनी चाहिए, और वो जो शुरुआती पूंजी है इतनी बड़ी और ताकतवर होना चाहिए कि आमतौर पर समाज में लोग ये मान सकें कि ये पार्टी सत्ता में आ सकती है, ये चुनाव जीत सकती है पार्टी। जिस पार्टी की ये छवि नहीं है कि वो चुनाव जीत सकती है, या ऐसा कोई इतिहास नहीं है इस पार्टी के पास में, या इतिहास है भी है तो वो 50 साल पुराना हो गया है इतिहास, या 40 साल पुराना हो गया है, इसलिए उसका इतिहास का कोई महत्व नहीं रहा, उस पार्टी के साथ में कोई भी जाति जाने के लिए तैयार नहीं होती। लोग अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास ये छवि है कि वो चुनाव जीत सकती है,
समाजवादी पार्टी के पास ये छवि है चुनाव जीत सकती है, बहुजन समाज पार्टी के पास भी छवि है। इन पार्टियों ने अपनी दम पे चुनाव जीत के दिखाए हैं। कांग्रेस लगातार चुनाव पहले जीतती रही थी, लेकिन वो बात बहुत पुरानी हो गई। अब तो आज की पीढ़ी को वो समय भी याद नहीं है। तो ये है स्थिति। इसलिए हमेशा जब भारतीय जनता पार्टी जातियों के गठजोड़ बनाती है, तब वो जिस जाति को आश्वासन देती है, उस जाति को लगता है कि ये पार्टी सत्ता में आएगी और हम अगर इसके साथ हुए तो हमें ये लाभ हो सकते हैं, और वो उन लाभों की उनके साथ में सौदेबाजी भी करती है। वो कहती है कि भाई हमें इतने मंत्री चाहिए, हमारे इतने विधायक होने चाहिए, हमको उप मुख्यमंत्री चाहिए, और हमें मंत्री नहीं बनाओ तो हमें इतने कारपोरेशनों का चेयरमैन बनाओ। ये सारी सौदेबाजियां बाकायदा होती हैं। तो लोकतांत्रिक प्रतियोगिता सत्ता पाने की प्रतियोगिता है, सत्ता में हिस्सेदारी की प्रतियोगिता है, लेन देन की प्रतियोगिता है, और इसमें ये बिल्कुल व्यवहारिक, तर्कसंगत और ठोस किस्म की सौदेबाजी है। इसके अंदर आदर्श, विचारधारा, ये सब कुछ भी काम नहीं करता है। और जैसे ही आप जातियों का गठजोड़ बनाते हैं, सबसे पहली चपत तो आपकी विचारधारा पर पड़ती है। क्योंकि हो सकता है एक जाति के लोग आपकी विचारधारा मानते हो, दूसरी वाले मानने को तैयार नहीं हो, तो आप क्या करेंगे? विचारधारा पर जोर देंगे तो वोट आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो विचारधारा अपनी जगह रखी रहती है, उसका वक्त जरूरत आप इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक गोलबंदी करने के लिए और गठजोड़ बनाने के लिए आपको बार बार विचारधारा को या तो ढीला करना पड़ता है या उसको बिल्कुल छोड़ भी देना पड़ता है, और आप उसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं कि जब जरूरत पड़ेगा तब उसको निकाल के लाएंगे। या अपनी पार्टी में कार्यकर्ताओं की गोलबंदी करने के लिए, कार्यकर्ताओं को सतर्क बनाए रखने के लिए, कार्यकर्ताओं में एक निश्चित आदर्शों और उनको फूके रहने के लिए विचारधारा का इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ही आप पार्टी से बाहर निकलते हैं और आम जनता की गोलबंदी करते हैं, वहां विचारधारा की जो भूमिका है वो कमजोर हो जाती है। तो मैं समझता हूं इस तरीके से सारी पार्टियां करती हैं। सबसे पहला काम है पार्टी का ये छवि बनाना कि वो चुनाव जीत सकती है, या तो वो सत्ता में रहेगी या प्रमुख विपक्षी दल रहेगी। कम से कम ये दो हैसियतें तो पार्टी की होनी ही चाहिए। अगर ये दोनों हैसियतें नहीं है तो आप भूल जाइए, आप किसी नए समुदाय के पास जाएंगे, वो समुदाय आपकी बिल्कुल कोई परवाह नहीं करेगा। हो सकता है एक दो लोग भटकते हुए लोग आपके शामिल हो जाएं, लेकिन वो अपने साथ उस समुदाय के वोट नहीं ला पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में केवल 3 पार्टियों के पास इस तरह की छवि है। इसीलिए वो दूसरी जो छोटी छोटी पार्टियां और नेता और दूसरी राजनीतिक शक्तियां हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जिसकी छवि जितनी प्रबल है, जैसे भाजपा की छवि सबसे ज्यादा प्रबल है, जिसकी छवि जितनी प्रबल है वो उतनी ही सामाजिक गठजोड़ करने में सफल होगी। इसीलिए आज तमाम दिक्कतों के बावजूद, अंतरकलह के बावजूद, और एंटी इनकम्बेंसी जमा हो गई है पिछले 5 साल में, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी बुरी नहीं है उत्तर प्रदेश में। हालांकि भाजपा के समर्थकों के मन में भी संदेह पैदा हो गए हैं कि हमारी पार्टी जीतेगी तो कितना जीतेगी। इस तरह के आपको भाजपा समर्थकों के समीक्षात्मक लेख आपने पढ़े होंगे मुकेश जी, हिंदी अंग्रेजी के अखबारों में तो बहुत ज्यादा छप रहे हैं। तो ये उनके मन में संदेह जरूर है, लेकिन इन संदेहों के बावजूद अगर हम दूसरी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से तुलना करें तो आप पाते हैं कि भाजपा आगे है। इसलिए आगे है कि उसके पास एक स्थापित छवि है और वो उस छवि को भी पूरा नुकसान नहीं पहुंचा है। जी, अभी आपने कहा कि किसी भी पार्टी को जातियों के वोट पाने के लिए सत्ता की दावेदार बनने की जरूरत पड़ती है, कि आपके पास इतनी ताकत है कि आप सत्ता पे पहुंच सकते हैं और उनको उसका फल दे सकते हैं। लेकिन हम इस दौर में देख रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियां बन रही हैं, छोटी छोटी जातियों की पार्टियां बन रही हैं, उनके अपने लीडर हैं और उसके आधार पर भी वो राजनीति कर रहे हैं लेन देन की। तो ये एक नए तरह की राजनीति हमने निचले स्तर पर देखी है। इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? क्या ये छोटी छोटी जातियां भी? ये नई तरह की राजनीति नहीं है, ये पुराना राजनीति है। लोकतंत्र में जब इस तरह की छोटी पार्टियां बनती हैं और वो जो अपनी दावेदारी करती हैं, तो हमेशा वो अपनी राजनीतिक औकात से ज्यादा डिमांड करती हैं। आपको याद होगा जब बहुजन समाज पार्टी एक छोटी पार्टी थी, यानी जब उसके 50-60 विधायक ही चुने जाते थे, तो मायावती हमेशा कहती थी मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, भले 6 महीने के लिए बना दो।
और भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह को रोकने के लिए इस तरह का कुछ राजनीतिक पैंतरेबाजी इस तरह की बनती थी कि मुलायम सिंह को रोकने के लिए उन्हें मायावती को 6 महीने की मुख्यमंत्री बनाना पड़ता था। फिर 6 महीने बाद मायावती गद्दी छोड़ने से इनकार कर देती थी, फिर उनकी सरकार गिराई जाती थी, उसके लिए 50 हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे। वो सारे नजारे हम सब लोगों ने देखे हैं, उनके ऊपर लिखा है और बोला है हम लोगों ने। तो हमेशा ही छोटी छोटी पार्टियां वजूद में रही हैं। आज उनकी संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो गई है और छोटी पार्टियों की प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी जो क्षमता है उस क्षमता से हमेशा ज्यादा मांग करती हैं। उसका तरीका ये होता है कि इतना ज्यादा मांग कर रहे हैं, कम से कम हमें घटा के इतना तो मिल ही जाएगा। तो छोटी पार्टियां बनती हैं, पहले एक सामाजिक एक दबाव गुट के तौर पर उभरती हैं, उसके बाद एकाध चुनाव में जब वो अपनी ताकत स्थापित कर देती हैं कि एक खास निश्चित तबके में, एक खास इलाके में उनकी ताकत है, मतलब वो कुछ सीटें वो जीत सकती हैं और कुछ सीटों पर जीत हार में फर्क डाल सकती हैं। जैसे मान लीजिए राजभरों की पार्टी है, मान लीजिए निषादों की पार्टी है, तो जाहिर है कि इन पार्टियों की ताकत बहुत सीमित है क्योंकि ये एक बिरादरी की पार्टियां हैं। लेकिन ये तो है ही कि वो अगर 5 सीटें जीत सकती हैं तो 15 सीटों पर जीत हार का फैसला करने की क्षमता उनकी है। तो इस तरह से देखा जाए तो वो 20-25 सीटों की पार्टियां हो गई। अब जैसे हम जानते ही हैं कि संख्याओं का गणन शास्त्र है, संख्याओं की जोड़ बाकी करके बहुमत की जुगाड़ की जाती है। तो ऐसे में सब पार्टियों को लगता है कि भाई 400 सीटों में 25-30 सीटें जो हैं, अगर हम इस पार्टी के साथ गठजोड़ कर लेंगे तो हम इन सीटों को जीतने की या प्रभावित करने की क्षमता में आ जाएंगे। अब वो मांग करती है कि भाई हमें हमारा उप मुख्यमंत्री चाहिए, हमें 3 मंत्री चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो फिर जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो इन मांगों से बहुत चिढ़ती हैं, उनको लगता है कि बहुत मुश्किल हो रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नीति अपनाई है कि इन नेताओं और इस तरह की सौदेबाजी करने वाले जो गुट हैं, राजनीतिक गुट हैं, विभिन्न पार्टियों के, विभिन्न जातियों के, इन गुटों से हम कोई बात नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न सामाजिक समूहों के अंदर जो प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रतिनिधि हैं, उनके जरिए हम उनके मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें अपनी ओर लाने की कोशिश करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है, ये युक्ति अपनाने जा रही है। इसीलिए अभी तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, क्योंकि योगी मंत्रिमंडल के विस्तार होने का क्या मतलब होगा? उसमें आपको, अगर आपने निषाद को उसमें जगह नहीं दी, अगर आपने उसमें राजभर को जगह नहीं दी, या फलाने को जगह नहीं दी, या अमुक को जगह नहीं दी, तो वो लोग फिर स्थायी रूप से भाजपा के खिलाफ हो जाएंगे। तो वो लोग भी अभी हवा में लटके हुए हैं, इस इंतजार में हैं कि विस्तार होगा तो शायद हमें इसमें जगह मिल जाए, सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाए, भाजपा के साथ गठजोड़ में चले जाएं। मुझे लगता है कि भाजपा या तो ये विस्तार करेगी ही नहीं, जो चिर प्रतीक्षित विस्तार है, और अगर करेगी भी तो शायद इन लोगों को उसमें जगह ना मिले, और अगर जगह नहीं मिलेगी तो ये लोग एकदम खुल के भाजपा के खिलाफ मैदान में उतर आएंगे, क्यों लगेगा अब कोई संभावना इस पार्टी के साथ में हमारी नहीं दिखती है। अखिलेश भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, दूसरे लोग भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये मोदी योगी मंत्रिमंडल का विस्तार एक बार हो जाए, उससे तय हो जाएगा कि कौन हमारे साथ आएगा, कौन उनके साथ रहेगा। जिसको भाजपा की सत्ता में जगह मिलेगी वो उनके साथ चला जाएगा, जिसको जगह नहीं मिलेगी वो उनके साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार की पेशबंदी, इंतजार और दांव पेच चल रहा है। जी, ये जो जातियों को अपने से जोड़ने की प्रक्रिया, जिसको एक नाम दिया गया है सोशल इंजीनियरिंग, इस सोशल इंजीनियरिंग में राजनीति के चरित्र को किस तरह से बदला है, या जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स का हम जिक्र करते हैं उसमें किस तरह के परिवर्तन लाए? देखिए, इसको हम सोशल इंजीनियरिंग कहने की बजाय सोशल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहा जाना चाहिए। ये तो इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी, तब कांग्रेस अपने पक्ष में सब कुछ कर लिया करती थी। उसके बाद में डॉक्टर लोहिया ने उसको व्यवस्थित रूप से चुनौती दी, उन्होंने एक राजनीतिक, रणनीतिक और कार्यनीतिक सिद्धांत बनाया, इसको हम लोग गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। वो भी एक सोशल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, वो सोशल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बहुत दिनों तक चली, और जनता पार्टी का निर्माण और उसके बाद जो विभिन्न जनता दल बने वो उसी सोशल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ही फलितार्थ हैं, जिन्हें हम लोग अब रोज अपने सामने देखते हैं। ये सारी पार्टियां करने की कोशिश करती हैं अपने अपने तरीके से। बहुजन थीसिस भी एक सोशल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, हिंदुत्व की राजनीति भी अपने आप में एक सोशल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। कम्युनिस्ट पार्टियां भी जहां जहां वो प्रभावी हैं, रही हैं, और जहां जहां सत्ता में आने की उनकी दावेदारी रही है, वहां भी वो इस तरह की सोशल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अपने तरीके से, अपने मुहावरे में, अपनी भाषा में करती रही हैं। हम जानते हैं कि केरल में एडवांस जो थे,
वो अगर सीपीएम के साथ नहीं आते तो सीपीएम इतने बार सत्ता में वहां पे नहीं आ पाती। तो मुख्य तौर पे इसी तरह से सब भारत की राजनीति चलती है। जी, तो उम्मीदवारों का चयन उनकी जातियों के आधार पर उस पूरी कंस्टिट्यूंसी में किन जातियों का बहुमत है या किन के वोट मिल सकते हैं, उसके आधार पर तय करने लगी है पार्टी। तो जब ये जाति हावी हो जाती है तो बाकी मुद्दे किस तरह से प्रभावित होते हैं? देखिए, इसमें सीधी बात यह है कि अगर किसी एक बिरादरी का एक निर्वाचन क्षेत्र में बोलबाला है संख्यात्मक दृष्टि से, तो वो कई पार्टियों में वो लोग टिकट के दावेदार होते हैं, एक पार्टी में नहीं, कई पार्टियों में टिकट के दावेदार होते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि मान लो एक ही बिरादरी का टिकट, अगर एक ही बिरादरी को अगर एक या दो बड़ी पार्टियों का टिकट मिल गया, तो फिर दरअसल उनके जो वोट होते हैं उन वोटों का कोई ज्यादा चुनाव में निर्णायक महत्व नहीं रह जाता। फिर दूसरी बिरादरियों को वो कैसे अपने साथ जोड़ते हैं, ये कौशल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए एक बड़ी बिरादरी के दो लोगों को एक पार्टी ने टिकट दे दिया, दोनों बहुत ही शक्तिशाली हैं, वो अपनी बिरादरी के एक एक हिस्से पे उनका दबदबा है और उनके वोटों को वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर पार्टी की कितनी बड़ी छवि है, संसाधन कितने हैं, कौन कितना अच्छा प्रचार करता है, और दूसरी बिरादरियों के वोट उसे कैसे मिल रहे हैं, इसके आधार पर उस बिरादरी के वोटर तय करेंगे कि अपने दोनों उम्मीदवारों में से हम किसको ज्यादा वोट दें। तो ये जो चुनाव की बिसात बड़ी जटिल है, बहुत पेचीदा है और हर निर्वाचन क्षेत्र में ये बिसात बदलती रहती है। एक फार्मूला सब जगह लागू नहीं होता, हर जगह ये बदल जाता है। और पार्टियों के जो चुनावी रणनीतिकार होते हैं वो बड़े होशियार होते हैं और बहुत उनका दिमाग भी उसी तरीके से बहुत ही पेचीदा और चतुर होता है। वो उनकी उंगलियों पे होता है किस निर्वाचन क्षेत्र में कहां किस तरीके का दांव जो है वो मारना है, किसको पटाना है, किसको अपनी ओर खींचना है, मान लेना है कि तो हमारे साथ नहीं रहेगा तो ये नुकसान तो होगा ही होगा, तो इसकी परवाह छोड़िए, जहां फायदे की संभावना है उसके ऊपर जोर दें। तो इस प्रकार के वो लोग सोच समझकर फायदा नुकसान तौलकर निर्णय लेते हैं हर निर्वाचन क्षेत्र में। अच्छा, अब उसमें यह भी है कि एक उम्मीदवार के खिलाफ कभी कभी बहुत दिनों से चुनाव जीतता हारता रहा है, यानी चुनाव जीतना ही उसका पेशा, चुनाव लड़ना ही उसका पेशा है, हर चुनाव में चुनाव लड़ता है, तो धीरे धीरे करके उन लोगों के खिलाफ एक नाराजगी भी जमा हो जाती है। तो वो फिर नाराजगी के वोट दूसरी तरफ चले जाते हैं। जी हाँ, बोलिए। ये पूरा गणित जो है वो विनेबिलिटी फैक्टर पर डिपेंड करता है, कौन चुनाव जीत सकता है और कौन सा जाति गणित फेवरेबल है उस कैंडिडेट को लेकर, उस पर पूरा निर्भर करता है। तो पूरा एजेंडा क्या बनता है फिर इससे? इसमें एक और नए पहलू का पिछले दिनों समावेश हुआ है। आपने आज सवेरे की खबरें सुनी होंगी, उसमें एक खबर है कि तेजस्वी यादव और मीसा यादव के खिलाफ अदालत के आदेश पर एक एफआईआर दर्ज की गई है, जो एक ऐसे व्यक्ति ने दर्ज कराई है। उसका कहना है कि हमें टिकट देने का, एमपी का टिकट देने का वायदा करके 5 करोड़ रुपए हमसे ले लिए गए, लेकिन हमको टिकट नहीं दिया गया और हमारे पैसे भी नहीं वापस हुए। अच्छा, इसी तरह का आरोप मायावती के ऊपर लगता है कि वो अपने टिकट बेचती हैं। और हमने तो ये भी सुना है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने भी तक ने अपने टिकट बेचे। 2015 में भी आरोप लगा था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि बिहार में पैसे देकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट बेचे। यानी बड़ी बड़ी पार्टियों के ऊपर भी इस तरह के आरोप लगते हैं। तो इस चक्कर में हुआ यह है कि जो धनबल है उसने असल में विनेबिलिटी वाला जो फैक्टर है, चुनाव जीतने वाला जो एक पहलू है, इस पहलू को भी कुछ एक हद तक पृष्ठभूमि में धकेल दिया है। भाई, एक जमाना था जबकि लोग ये मानते थे कि केवल आपके पास पैसा है ये राजनीति में आपकी सफलता का मुख्य कारण नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान के सब बड़े बड़े पूंजीपति एमएलए एमपी बन चुके होते कई बार। वो तो बड़ी मुश्किल से राज्यसभा में प्रवेश करते हैं, उसमें भी उन्हें बहुत अनाप शनाप पैसा खर्च करना पड़ता है, उसमें भी जाने क्या क्या उन्हें तिकड़म लगानी पड़ती है, तब कहीं राज्यसभा में कुछ लोग घुस पाते हैं। लोकसभा का चुनाव जीतना की बात तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन अब ये हो गया है
कि पूरी तरह बदली नहीं है परिस्थिति ये, लेकिन अब ये बात हो गई है कि जब पार्टियां उम्मीदवारों से उन पार्टियों को वो कितना पैसा दे सकते हैं, इस आधार पे अगर टिकट का बंटवारा अगर करने लगेंगी पार्टियां, तो इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। फिर मुख्यमंत्री भी वो बनता है जो आला कमान को 500 और 1000 करोड़ रुपए देने का वायदा करता है। भाई आज कांग्रेस में जो स्थिति है, जब कांग्रेस ने 3 राज्यों के चुनाव जीते थे, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के चुनाव जीते थे, हैं, तो उस वक्त सुनने में ही आया है कि भाई कांग्रेस आला कमान को जिन लोगों ने 500-500 करोड़ रुपए देने का वायदा किया, उन लोगों को मुख्यमंत्री का पद मिला। और जब वहां पर लोकसभा के चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया, तो उन लोगों ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया राहुल गांधी के साथ। उन्होंने कहा कि अरे हमने तो आपको रुपए दे दिए इतने, हम कमाएंगे भी तो रुपए। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप टिकट रुपए दे के दे रहे हैं, तब फिर आप मंत्री और जब विधायक और सांसद रुपए देने की दम पे बन रहा है पार्टी को, तो फिर जो आला कमान को जितने रुपए देगा वो मुख्यमंत्री भी बनेगा। और जब वो एक बार मुख्यमंत्री रुपए दे के मुख्यमंत्री बनेगा, रुपए देने के वादे के साथ, तो उतने पैसे सत्ता में रह के कमाएगा भी। तो ये एक राजनीतिक भ्रष्टाचार का कुटिल चक्र जो है पूरा तैयार हो गया। और इस कुटिल चक्र की बलिवेदी की वेदी के ऊपर जितने भी राजनीतिक आदर्श, सिद्धांत, लोकतंत्रीकरण वगैरह जो है, सबकी गर्दन कट जाएगी इसकी, और कट रही है लगातार। जी, ये बताइए कि जो पहले अपर कास्ट का वर्चस्व हम देखते थे राजनीति में, क्या आपको लगता है कि मंडल कमीशन या फिर दलित राजनीति की वजह से उसमें कहीं कोई कमी आई है, या वो अपनी जगह पर मजबूत है? ये एक इल्यूजन है कि दलितों के हाथ में भी अधिकार आ गए हैं, राजनीतिक सत्ता आ गई है, पिछड़ों के हाथों में भी आ गई है। क्योंकि हम देखते हैं कि मायावती को सतीश चंद्र मिश्रा राजनीति उनकी गढ़ रहे हैं। जी देखिए, 90 के दशक की शुरुआत में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया, तो मैं समझता हूं कम से कम 10 से लेकर 15 साल का ऐसा समय था जबकि विधायिकाओं में पिछड़े और दलित प्रतिनिधियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। लेकिन उसके बाद आप देखिए बढ़ोतरी रुक गई, और उसमें फिर जो ऊंची जातियों के जनप्रतिनिधि थे, उन जनप्रतिनिधियों की जो संख्या कम हो गई थी, वो फिर से बढ़ने लगी। आप खुद भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए, कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ओबीसीआइजेशन, पिछड़ाकरण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। खुद प्रधानमंत्री अपनी पिछड़ी जाति दिखाते फिरते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि संसद में और विधायिकाओं में भारतीय जनता पार्टी की कौन सी जाति के पुत्र कितने हैं, तो आप पाएंगे कि उसमें ऊंची जातियों की संख्या कम नहीं हुई है। ऊंची जातियों के लोग अभी भी पूरी शक्ति और संख्या में वहां पे मौजूद हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि भाजपा ब्राह्मणवाद विरोध के परिप्रेक्ष्य में, ब्राह्मणवाद विरोध की भाषा और परिप्रेक्ष्य में अपनी राजनीति नहीं करती। लेकिन दूसरी बिरादरियों में भी, दूसरी पार्टियों में भी यही कमोबेश स्थिति है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब पिछड़े वर्ग की पार्टियों को और दलित वर्ग की पार्टियों को सत्ता प्राप्त हुई, और एक बार नहीं कई बार सत्ता उन्हें प्राप्त हुई, कभी गठजोड़ के जरिए सत्ता मिली, कभी कभी अकेले दम पे पूरी सत्ता उन्हें प्राप्त हुई, तो वो सत्ता जो अकेले दम पे प्राप्त हुई थी, वो केवल उनकी अपनी बिरादरी के वोटों से तो नहीं मिल सकती थी। जाहिर है कि दूसरी बिरादरियों ने भी कमोबेश उनको वोट दिया है, लेकिन उन्होंने सत्ता का इस्तेमाल किस तरीके से किया, ये सब लोगों ने देखा है। और इसका परिणाम यह हुआ कि आगे भविष्य में सत्ता पाने की उनकी संभावनाएं बहुत ही खत्म तो नहीं हुई हैं, लेकिन सीमित होकर रह गई हैं। और जो ब्राह्मणवाद विरोध का पूरा प्रत्यय था, वो ब्राह्मणवाद विरोध का प्रत्यय भी अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। लोग उन लोगों को नए ब्राह्मण के तौर पर देखते हैं। आज स्थिति यह है कि मायावती से बड़ा ब्राह्मण कौन है? ठीक है, वो दलित घर में पैदा हुई हैं और उसको भुनाती भी हैं। नरेंद्र मोदी से बड़ा ब्राह्मण कौन है? वो वाजपेयियों के भी वाजपेयी हैं। ये बात मुहावरे के तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोगों को सत्ता एक बार प्राप्त हो गई और वो तिकड़म करके ये किन प्रकार लगातार सत्ता में बने हुए हैं या सत्ता के दावेदार बने हुए हैं, आप इन लोगों की जो धन शक्ति है, इन लोगों का जो रुतबा है,
इन लोगों की दुनिया है, उस दुनिया में एक बार झांक के देखिए। हाँ, क्या आपको कोई आदर्श, कोई समाज परिवर्तन की इच्छा, कुछ नया करने की कामना दिखाई पड़ती है क्या? क्या आपको लगता है कि ये लोग वास्तव में जनता को कुछ देना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि जब ये सत्ता में आएंगे तो जो इनसे पहले जिनकी आलोचना करके सत्ता में ये आए हैं, तो उनसे कुछ हटके कोई काम करेंगे? कम से कम मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता। मेरी दृष्टि पूर्वग्रहग्रस्त हो सकती है, तो आप मेरी आलोचना करने कीजिए कि भाई आप ये बात सही नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि जो लोग सत्ता में हैं उनको हटा के दूसरे लोग जो सत्ता में आएंगे तो वो उनसे कुछ बेहतर करेंगे। जी, मैं अब थोड़ा सा मुझे उत्तर प्रदेश की राजनीति कॉन्टेक्स्ट में समझाइए। आप लगातार अपने कार्यक्रम में कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो जो सामाजिक समूहों को जोड़ने की प्रक्रिया है उसको बड़ी तेजी से मजबूत किया है, और इसी वजह से ये उसका उभार भी हम देखते हैं। उसका वोट बैंक, उसका जनाधार बढ़ा है, तो हम ये तो मानते हैं। लेकिन अब जो समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, उनके पास कितनी गुंजाइश है अपने जनाधार को बढ़ाने की, या वो एक एक जातियों की पार्टियां बन गई हैं और उन्होंने उनकी अपनी सीमाएं तय कर ली? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं थी तो उसने अपना जनाधार अपना गठजोड़ उस वक्त बनाया था उसने। अब उन लोगों ने 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सत्ता चलाने के तरीके को भी देख लिया है। योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से 5 साल गुजारे और किस तरह पहले पीएम, और 5 साल उन्होंने नहीं गुजारे, सब लोग जानते हैं कि पीएमओ के इशारे पे 4.5 साल तक उनकी सत्ता चलती रही। और जो उनकी शैली थी, एक बाहुबली किस्म की सरकार उन्होंने चलाई, कुछ खास लोग, खास तरह के समुदायों को, जातियों को उन्होंने, उनके राज्य में विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, ये सब लोगों ने देखा है। तो अब जिन उम्मीदों के साथ लोग भाजपा के साथ गए थे उत्तर प्रदेश में, आज वो उम्मीदें वैसी नहीं है। तो लोग भाजपा को समर्थन दिया जाए ना दिया जाए, इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। यही है वो अंदेशा जो भाजपा समर्थकों को सता रहा है। बहुत सारे वोट जो भाजपा के लिए फिक्स थे अब फ्लोटिंग हो गए हैं। ब्राह्मण वोट फिक्स था, फ्लोटिंग हो गया है। जाट वोट फिक्स था, फ्लोटिंग हो गया है। राजभर वोट भाजपा को 2 चुनावों में मिला था, आज फ्लोटिंग हो गया है। निषाद वोट मिला था इनको, आज फ्लोटिंग हो गया है। तो ऊंची जातियों के वोट भी फ्लोटिंग हो गए हैं, मझोली जातियों के कुछ वोट फ्लोटिंग हो गए हैं, जो कमजोर जातियां हैं नीचे वाली, उनके वोट भी काफी फ्लोटिंग हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा समर्थक जो है थोड़े अंदेश में पड़ गए हैं। हो सकता है कि इस परिस्थिति का लाभ जो गैर भाजपा शक्तियां हैं, बसपा और खासतौर से समाजवादी पार्टी को मिले, लेकिन अभी तक बहुत स्पष्ट रूप से वो लाभ उनके खाते में जा रहा हो ऐसा देखने में नहीं आया है। लेकिन अभी समय है। जैसे ही योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, उसके बाद हो सकता है राजनीतिक शक्तियों के समीकरण वहां पर कुछ बदलते हुए हम लोगों को दिखाई दें। और अगर भाजपा ये रणनीति अपनाती है कि हम विस्तार करेंगे ही नहीं, तब फिर वो लोग जो सरकार में भागीदारी की उम्मीद पाले हुए हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि वो क्या करें। कि ना तो उन्हें भागीदारी मिल रही है और ना ही वो ये तय कर पा रहे हैं कि अगले चुनाव में किस तरफ जाएं। तो 2 महीने पहले वो अपना रुख साफ करेंगे। तब फिर पता चलेगा कि अखिलेश यादव और मायावती की पार्टियां किन किन लोगों को अपनी ओर खींच पा रही हैं या नहीं खींच पा रही हैं। जी, एक थ्रेशोल्ड आप लगातार बताते रहे कि 30% वोट का कम से कम किसी भी गठबंधन के पास होना चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, तभी वो एक बड़ी चुनौती बनकर बीजेपी के सामने आ सकती है। वो करने के लिए समाजवादी पार्टी को की कितनी गुंजाइश वो कर सकती तरह से समाज पार्टी के साथ, क्योंकि ये 22 से 27% वोटों तक ये दोनों पार्टियां घूमती रही हैं। अपने पीक पर जाने के समय 28 तक भी चली गई। 30 तक पार करना, क्योंकि बीजेपी 10% और आगे है, इतना वोट चाहिए। तो वो कैसे ये बन सकता है?
उसके लिए से जैसे कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीती, तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है इसकी संभावनाएं बहुत दिनों से मुखर थी। हम सब लोग देख रहे थे कि ये पार्टी चुनाव जीत सकती है। इस पार्टी को हमें लगता था राजपूत वोट भी मिल रहे हैं, इस पार्टी को एक छोटा सा ब्राह्मण वोट का हिस्सा ही मिल रहा है, मुसलमान तो जम के मिल ही रहे हैं और पिछड़ी जातियां भी इस पार्टी को वोट दे रही हैं वगैरह वगैरह, ये सब दिखाई पड़ता था। इसी तरह 2007 में जब बहन जी चुनाव जीती, तो उस चुनाव जीतने के बहुत पहले ही सब लोग दिल्ली में कहने लगे थे कि इस बार तो बसपा ही चुनाव जीतेगी, कोई जीत ही नहीं सकता चुनाव। कितना जीतेगी बस केवल यह बहस का विषय था। तो एक हवा इन दोनों पार्टियों की बन गई थी। तो आप तो समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। वैसी हवा बनी हुई अभी नहीं दिखाई पड़ रही है इन लोगों की। अगर हवा नहीं बनेगी तो क्या होगा, मान लो 20 ये पार्टियां 20 से 25% वोटों की पार्टियां हैं, तो उनको बाकी 5% वोट नहीं मिलेंगे। जिसकी हवा बनती है उसको 5% वोट अतिरिक्त मिल जाते हैं। आज भाजपा 35% पे खड़ी हुई है मान लीजिए, और हवा उसकी बन गई तो उसको 40% भी फिर से पहुंच जाएगी। अभी तक ये लोग वो हवा बनाने में अपनी कामयाब नहीं हुए हैं। और देखिए हवा तब बनती है जबकि कुछ आप करते हैं, ऐसे कि मायावती की हवा तब बनी थी जब उन्होंने 3 साल तक अपने मैत्री सम्मेलन किए थे, विभिन्न जातियों के सामने जाकर उनके साथ में मैत्री सम्मेलन किए थे, अपना नारा बदला था, है वो इनको जूते 4 वाला, इस तरह की पूरी प्रवृत्ति उन्होंने छोड़ दी थी। और तो वो और बहुजन की जगह सर्वजन कहने लगी थी। तो उनके पूरी बोलचाल में, भाषा शैली में, मुहावरे में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। उसका संचित परिणाम हुआ कि उनको बहुमत प्राप्त हुआ। इसी तरीके से मायावती की सरकार थी, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोगों ने 2 साल तक काफी संघर्ष किया, सड़कों पर उनकी बड़ी पिटाई हुई, उन्होंने आंदोलन निकाले, वो सड़कों पर बहुत काम किया, अखिलेश ने साइकिल यात्राएं की वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो भी करते हुए लोग नहीं दिखाई पड़ते। जी, ये बताइए कि मुसलमानों को आप एक जाति के तौर पे देखेंगे क्या विभिन्न जातियों के समूह के तौर पर देखें, क्योंकि वो ये माना जाता है कि वो एक यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, जबकि वो भी जातियों में बटा हुआ समुदाय है। मुसलमान सामाजिक रूप से तो उसी तरह से बटे हुए हैं जिस तरह से हिंदू बटे हुए हैं, विभिन्न जातियों में, समुदायों में, वर्गों में उसी तरीके से बटे हुए हैं। वो कोई मोनोलिथिक या एकाश्म समूह नहीं है इस्लाम को मानने के बावजूद। लेकिन आजादी के पहले से वो राजनीतिक एकता उनके पास है। जब राजनीति करनी होती है तब उनमें एकजुटता दिखाई पड़ती है, तब वो आपसी जो मतभेद हैं उनको भूलकर वो एक नेतृत्व की तलाश करते हैं, और वो नेतृत्व ने कहीं ना कहीं से प्राप्त होता है। अच्छा, वो नेतृत्व ने मुसलमानों के अंदर से भी प्राप्त हो सकता है, वो नेतृत्व ने मुसलमानों के बाहर से भी प्राप्त हो सकता है। जैसे मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बड़े नेता रहे हैं बहुत लंबे अरसे से। एक जमाने में हेमवती नंदन बहुगुणा की उनके बीच में बहुत अच्छी छवि थी, और बहुगुणा जी इस तरह की भाषा वगैरह बोलते थे, वो भी उनको मुसलमानों को उनकी तरफ आकृष्ट करती थी। चरण सिंह जी की मुसलमानों के बीच में बहुत अच्छी छवि थी। और 1990 की जो बाबरी मस्जिद पर पहला हमला हुआ था, उस हमले में मुलायम सिंह ने जो बचाव किया बाबरी मस्जिद का, उसके बाद वो मुसलमानों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय नेता बन गए। उस तरह का नेता मुसलमानों के पास आज मौजूद नहीं है। वो वैसे ही उस तरह का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के सारे मुसलमान उन्हें उस तरह से अपना नेता मानने के लिए तैयार अभी हो जाएंगे। उसमें उन्हें काफी समय लगेगा। उसकी वजह यह है कि वैशी का जो पूरी राजनीति करने की शैली है वो काफी संदिग्ध किस्म की शैली है। सब लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि भाई ये बंदा क्यों कर रहा है काम, ये बहुत स्पष्ट नहीं है उनका सारा मामला। तो मुसलमान लोग हिंदुओं की तरह ही बहुलता और सामाजिक बहुलता, सांस्कृतिक विविधता, वर्गीय, ये सब उनके अंदर है, लेकिन राजनीतिक रूप से वो लोग एकजुट होकर सोचना और वोट डालना पसंद करते हैं। अब देखने की बात यह है कि इस बार उनका रुझान क्या होगा, क्योंकि जो हिंदू राजनेता हैं वो जैसे अखिलेश हैं, मायावती हैं, उनके अलावा उनके बीच में एक उनके अपनी इस्लामिक दुनिया का एक नेता भी उनके बीच में आ गया है, जो लगातार अपनी दावेदारियां कर रहा है। पश्चिम बंगाल में इनकी दावेदारियां बिल्कुल नहीं चली।
पश्चिम बंगाल में 2 लोग ये हो गए थे, एक और सज्जन हो गए थे, फुरफुरा शरीफ के जो नेता थे वो भी आ गए, जो इनसे भी ज्यादा सांप्रदायिक भाषा बोलते थे। तो ये स्थिति है। मुझे अभी भी लगता है कि मुसलमानों के ज्यादा वोट जो है समाजवादी पार्टी को प्राप्त होंगे। जी, मेरा अंतिम सवाल है, हालांकि इसकी चर्चा हम अपने किसान वाले एपिसोड में भी कर चुके हैं। क्या किसान इस बार किसान के रूप में वोट देंगे या जिन जातियों के हैं वो जाति आधारित वोट देंगे? जब इस तरह का माहौल बन गया है जिसमें हिंदू मुसलमान का भेद कम पड़ा है, तो क्या ये जातियों का भेद भी कम पड़ेगा? वो भी एक किसान के रूप में वोट कर सकते हैं। किसान आंदोलन की ये जो विरासत पिछले 1 साल में बनी है, ये जो धारा बनी है, उसके तहत मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो किसान जातियां हैं, खासतौर से गुर्जर, जाट और मुसलमान किसान जो हैं, मुझे लगता है ये इस बार एकजुट होकर वोट करेंगे और उनका वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाएगा। और उसके साथ यादव वोट भी जुड़ जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, क्योंकि जयंत चौधरी की पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में गठजोड़ होगा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस बार थोड़ी मार लगेगी। कितनी मार लगेगी, कितनी सीटें वो हारेगी, क्या गणित होगा, हम लोग बात चर्चा कर ही चुके हैं, वो हर निर्वाचन क्षेत्र में बदलता रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी मुश्किल होने वाली है। वो किसान आंदोलन, और ये किसान एकता अगर दूसरे हिस्सों में भी इस तरह से गई, नहीं दूसरे हिस्सों में तो नहीं जाति आधारित जो गठबंधन है वो परेशान में पड़ेंगे। हमें इस मुगालते में नहीं, दूसरे किसी हिस्से में ही किसान एकता नहीं जाएगी। इसके अंदर ऐसी कोई संक्रामक क्षमता नहीं है। ये आंदोलन केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीमित है और उसकी जो बड़ी किसान जातियां हैं उनका आंदोलन है और वो वहां प्रभावी है, इसमें कोई शक नहीं कि वहां प्रभावी है और वहां की राजनीति पे असर डालेगा। लेकिन ये मानना है कि ये मध्य उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित करेगा, ये अवध के इलाके को भी प्रभावित करेगा, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित करेगा, ये अपने आप को गलतफहमी में डालना होगा। जी, तो कुल मिलाकर जातियों के महत्व को आप समझ चुके होंगे, किस तरह से जातियां भारतीय राजनीति में भूमिका अदा करती हैं। जातीय राजनीति के जो चरित्र है उसमें भी किस तरह से बदलाव आए हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में शायद एक बार फिर से वो प्रयोग स्थली है, ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, जाति की राजनीति है, उसको भी देखने परखने का, और हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी आज की इस चर्चा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।